अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन पहले मैंने शो किया था निकाहनामे पे और उसमें जितने भी क्लॉजेस थे हमने उस पर बात की थी और उसमें कुछ क्लॉजेस वो थे कि जिसमें शराइत की बात थी। लेकिन ज़ाहिर शो का जो वक्त है वो कम होता है, लेकिन अगर निकाहनामे पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको 4-5 घंटे उन क्लॉजेस को समझना, उन पे बात करना और क्या लिखवाया जाए, कैसे लिखवाया जाए, वो एक अलग बात है। तो उसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए था। मेरी नज़र से 2 दिन पहले परसों एक केस जो है वो सामने से गुज़रा और मैंने देखा, दोबारा मैंने वो किया। मैंने कहा ये क्या है कि एक बच्ची जिसके चेहरे पे कट्स हैं, जिसके बॉडी जो उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, खून निकल रहा है उसकी बॉडी से और किसी ने उसको बड़ी बेदर्दी से मारा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जी 7 जो हमारा एक शहर है जहाँ पे 7 शरीफ का मज़ार आपने सुना होगा, वहाँ की जो समीना है, उनके जो देवर हैं उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद इसलिए किया क्योंकि उसने अपना हक़ मांगा। हक़ मांगना एक औरत के लिए इस मुआशरे में गुनाह है, जैसा कि आप सब जानते हैं। वो अपना हक़ नहीं मांग सकती। अगर हक़ मांगेगी तो अच्छी औरत नहीं है। अगर वो अपना हक़ मांगेगी तो वो बागी है। अगर वो अपना हक़ मांगेगी तो उसका किरदार अच्छा नहीं है। अगर वो अपना हक़ मांगेगी तो उसको कारोकारी में मार दिया जाएगा। अगर वो अपना हक़ मांगेगी तो उसके साथ वो हशर किया जाएगा कि जो समीना के साथ किया गया। लेकिन हमारी औरत हमेशा चुप हो जाती है। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो लड़की खुद बोलने के लिए तैयार है, अपना हक़ मांगना चाह रही है और उसके साथ कोई और नहीं, उसका भाई खड़ा है जो चुप के ताले लगा देते हैं कि हमारी इज्जत रहने दो, हमारी इज्जत रख लो, तुम चुप हो जाओ। एक तो तुम्हें मतलब अगर उसकी तलाक तो खैर नहीं हुई, लेकिन अगर तलाक भी हो तो भाई को बड़ी बेइज्जती फील होती है। अरे भाई, इसमें तुम्हारी बहन का क्या कसूर है? तुमने उसका बैकग्राउंड देखा कि उसके साथ क्या गुजर रही थी? उसने तलाक क्यों ली? उसने खून ली? उसका बैकग्राउंड क्या है? उस पर क्या गुजर रही थी? खुद किसी की बेटी को तलाक दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई उसकी बहन को तलाक दे तो उसकी इज्जत पे बात आ जाती है। तो हमारी जो इज्जतें हैं वो सिर्फ तलाक पे और खुला पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। आज समीना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी अपने भाई के साथ, जिनके शौहर की डेथ अगस्त में हुई और वसीयत जो है वो पता नहीं करके गए नहीं करके गए, लेकिन निकाहनामा जो है वो मेरे पास है, वो मैं दिखाती हूँ। अगर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, वैसे मुझे सिंधी पढ़ना आती है, इसमें कोई मैं वो नहीं कहूँगी कि मुझे सिंधी पढ़ना नहीं आती, मुझे बिल्कुल सिंधी पढ़ना आती है और बहुत अच्छी पढ़ना आती है। लेकिन वो जो जिस तरह लिखते हैं वो ज़रा मुश्किल हो जाती है कि वसीयत में उन्होंने कुछ लिखा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर हम समीना और उनके भाई को बुला के और फिर बात करें कि इन्होंने ये कहा है कि भाई जी हम नहीं देंगे उसका कोई हक़। तो आज जो सवाल यहाँ पर उठेंगे, ये सिर्फ समीना की कहानी नहीं है, शायद बहुत सारी ख़वातीन हैं, उन सब की कहानी है कि भाई हक़ महर जो लिखा गया, अगर शौहर की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती होगी यकीनन, या नहीं होती वो हम जानेंगे। अगर शौहर की डेथ हो जाती है और बच्चे नहीं हैं तो उस जो मिल्कियत है उसमें उसका कितना हक़ बनता है, भाई बहनों का कितना हक़ बनता है, वालिदैन का कितना हक़ बनता है, बीवी और बच्चों का कितना हक़ बनता है, हक़ बनता भी है या नहीं है। अगर 2 बीवियां हैं तो फिर उनके कितने हुकूक बनते हैं, किसको कितना हक़ मिलना चाहिए? यकीनन बराबरी का मिलना चाहिए। एक सवाल मैंने अभी लारे बाप को बताया था कि मुझे याद लाइएगा। हाँ, और एक चीज़ जो मेरे सामने आई है, वो आज हमारे लॉयर्स हमारे साथ होंगे, मैं उनसे बात करूँगी कि जी वसीयत की आजकल कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिख के जाता है तो वसीयत की कोई अहमियत नहीं है कानूनन, ठीक है।
हाँ, आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को अपनी ही ज़िंदगी में। अब गिफ्ट अगर आप किसी को कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा, अगर आप किसी के लिए वसीयत लिख के जा रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा, और कानूनन वसीयत को जो है वो कब से उसकी अहमियत को ख़त्म किया गया कि जी वसीयत की कोई अहमियत नहीं है, और वसीयत और गिफ्ट में क्या फ़र्क है मैं जानना चाहूँगी। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि वसीयत भी एक तरह से गिफ्ट ही है, और जो आपकी ख्वाहिश उस हिसाब से करते हैं। किस चीज़ में औलाद या बीवी या माँ, भाई, बहन, उनका हक मारा जाता है। कई हमारे पास वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं रहे, लेकिन उनके वालिदैन की मिल्कियत थी, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी भी हादसे में उनकी वफ़ात हो जाती है, तो बच्चों की जो मिल्कियत है या तो मामू खा रहे होते हैं, या तो चचा खा रहे होते हैं, या तो कोई और खा रहा होता है। तो वहाँ पे उनको बच्चों को क्या करना चाहिए, किस एज तक वो लड़ सकते हैं, किस एज के बाद वो नहीं लड़ सकते, और जब तक वो 18-20 साल के हों तब तक तो वो कोई वसीयत हड़प के लेकर जा चुका होगा, फिर क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वसीयत पर और समीना की कहानी पर कि उसके शौहर ने उसको तलाक नहीं दी, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। देवर ने क्यों मारा, किसके सामने मारा, क्या कहा, नंदें भी शामिल थी। आज क्या यहाँ पर समीना को पाकिस्तान में उसका हक मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बट आई विल ट्राई कि मैं ये पूरा निकाहनामा पढ़ूँ और मैं उनसे मज़ीद बात करूँगी वसीयत के हवाले से कि शौहर ने क्या कोई वसीयत लिखी, कुछ कहा, या भाई बहनों को कुछ कहकर गया कि अगर मैं जाऊँ तो मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा, या अगर मैं अब समीना की बात नहीं करी, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन छोड़ के ब्रेक पे जा रही हूँ। हो गया, डिवाइड कर दिया वसीयत या मिल्कियत, वॉट वसीयत तो डिवाइड नहीं, तो मिल्कियत डिवाइड कर दी। उसके बाद अगर वो औरत कहीं और शादी करती है या उसका इरादा है कहीं और शादी करने का, या इद्दत में है वो अगर, तो क्या इद्दत में उसको शादी का मैसेज पहुंचाया जा सकता है? उसके बाद देवर और सारा ख़ानदान आके बोले ये तो कहीं और शादी कर रही है, तो जो इसके मियाँ की मिल्कियत थी उसमें से इसको हक नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आज यहाँ पे क्लियर होंगी, और ये सिर्फ समीना की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी बच्चों की, बच्चियों की, बेटियों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ समीना की और उनके घर वालों की, स्पेशली उसके भाई की, कि वो उनके साथ आए। वो आज हमसे बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक कॉल लेते हैं। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अफसना मैम। जी आयशा, क्या बात करना चाहेंगी? जी अभी आयशा, मैं अफसना मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मेरी भी शादी हुई थी और मुझे डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मुझे मेरा हक नहीं मिला। क्या मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल लड़ना चाहिए, हक आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से आपका हक क्या है? हक अगर जायज़ है, अगर हक जायज़ है, आपको तलाक दी गई या आपने खुला ली? नहीं, मुझे तलाक दी गई या मैंने खुला नहीं ली। ठीक है, और हक में मतलब आपको कुछ भी नहीं दिया गया, हक महर दिया गया? हाँ जी, कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय जिल्लत के। मुआशरे में भी जिल्लत और वैसे भी जिल्लत ही मिली और कुछ नहीं मिला। और आपको लगता है कि उनके पास इतना था कि वो आपको कुछ दे सकते थे? जी उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा मेरे साथ ज्यादती की है, मारा है, पीटा, सब कुछ करते रहे हैं। मेरी 5 साल शादी रही है, उसमें से 2 साल मैं उधर रही हूँ। ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर मुझे इतनी कुछ जिल्लत और इतनी की रुसवाई और इतना कुछ सहना पड़ा है कि वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। आपकी औलाद है? जी नहीं, मेरी औलाद ही नहीं है। जहाँ तक उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था, उन्होंने शादी बाहर की हुई थी, लेकिन मुझे उन्होंने एक जैसे पुरानी बना के रखा होता है ना, ऐसे उन्होंने मुझे रखा है। और उसके अलावा मुझे 5 साल बाद उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया, लेकिन इसके अलावा मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया। ओके, और आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई? मैं अभी सनम में कैसे आवाज़ उठाऊं? अगर मेरे साथ कोई खड़ा होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगी ना। एक अकेली लड़की क्या कर सकती है?
क्या कहा आपने? मैंने कहा एक अकेली लड़की क्या कर सकती है, अगर उसके साथ कोई होगा आवाज उठाने वाला तो वो मैं आवाज कितनी उठाएगी दफा ना। शो में कहती हूँ कि एक अकेली लड़की बहुत मजबूत है। जब आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगी, अगर आप खुद को मजबूत समझेंगी तो आप मजबूत ही होंगी। तो एक तो औरत खुद को बेचारा और मजबूर समझना प्लीज खुदारा छोड़ दे। बदतमीज होना, झूठ बोलना, ये सारी बातें अलग हैं। लड़ना, बागी होना, ये सब अलग है, लेकिन मजबूर कहना खुद को, ये गलत बात है। औरत मजबूर नहीं है। औरत इस मुआशरे में, सोसाइटी में आवाज़ उठा सकती है। अच्छे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपका साथ देते हैं। आज समीना हमें नहीं जानती ना, उसका हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है समीना से, लेकिन आज समीना के लिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उसका ससुराल कौन से सियासत से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, या कल को आके हमें धमकियां दे क्या करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर उसका हक है तो उसको मिलना चाहिए। छुरियों से उसको मारा गया है, 9 लोगों ने उस पर वार किया है, उसमें देवरानियाँ, उसमें आई एम श्योर जिठानियाँ, पूरा ख़ानदान मौजूद होगा, नंदे, सारा ख़ानदान ने उसको मारा है बैठ के, और वो भी एक कमरे के घर के लिए। मैं यही कहती हूँ कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। सगे भाई बहन के केसेस भी मैंने किए हैं, तो फिर ये तो खूनी रिश्ते भी नहीं है, लेकिन कभी कभार खूनी रिश्ते भी हमने बहुत खूबसूरत देखे। आज बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, और इन्होंने प्रॉपर अपना जो है वो अखबारों में भी जो है वो दिया हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। केसेस चल रहे हैं कोर्ट में भी, लेकिन हक नहीं मिल रहा। जितनी ये निकाहनामे के साथ ये मोटी एक फ़ाइल मुझे मिली है ना, भारी, मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ तक पहुँचने की उसको ज़रूरत ही ना पड़ती, उसको फेसबुक पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आई विश कि ये कोर्ट से पहले घर से पहले ख़ानदान में एक कमरे में बैठ के जिस पे झगड़ा है वहीं पे मसला हल होना चाहिए था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज ये आवाज़ उठाएंगे, लाखों लोगों की आवाज़ हैं, और आपको यही कहूँगी कॉलर को शाजिया कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहीं मच जाएगा, मैं साथ रहूँगा। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पर समीना मौजूद हैं जो 7 से यहाँ पर आई हैं, और उनके भाई भी मेरे साथ जो हैं वो रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि पहले शो का आगाज़ यकीनन आज बड़ा दुखी शो है और बड़ा तकलीफ़देह शो है, लेकिन इस भाई के लिए, इस बेटी और बहन के लिए मैं चाहूँगी कि सारी औरतें बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं, वरना हमारे छोटे शहरों में बहनों को चुप करवा दिया जाता है। ये वो भाई है जिसने अपनी बहन की आवाज़ से आवाज़ मिलाई कि नहीं, मेरी बहन को हक मिलना चाहिए, चाहे वो 1 रुपए का हक क्यों ना हो, वो मेरी बहन का हक है, मेरी बहन को हक मिलना चाहिए। आप समीना को देख सकते हैं, समीना की इज्जत अभी ख़त्म नहीं हुई और उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया। पिक्चर्स कई आपके सामने, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि उस पर खून है, सब है, लेकिन हम ब्लैक एंड वाइट करके आपको पिक्चर्स साथ में दिखाते रहेंगे कि किस तरह उसको मारा है। उसको ब्लर किया है, ब्लर अगर ठीक है, हमने कुछ ब्लर करके उसके सारे हाथों पे कट्स। तो मैं पहले समीना से बात करती हूँ कि समीना, आपके शौहर को 4 महीने पहले फालिज हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। आप लोग कहाँ रहते थे? क्या पूरा ख़ानदान साथ रहता था, अलग अलग रहते थे? शौहर से? हाँ, मैं और शौहर इकट्ठे रहते थे और ससुराल अलग थे। ठीक है। और आपका एक छोटा सा घर था, 1 कमरे का घर? जी जी, ठीक है। और ससुराल के साथ ताल्लुकात सही थे? हाँ, आना जाना था। आना जाना था, जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और फिर मुझे ये बताएं, अच्छा आपका निकाहनामे पे एक क्लॉज जो कि लिखे, आपके वालिदैन नहीं हैं, बहुत कम उम्र में आपके वालिदैन नहीं रहे, तो आपके मामू ने क्लॉज नंबर 17 पे लिखवाया
कि अगर कोई शर्त है तो वो ये है कि जगह जो है वो मेरी बीवी की है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, और मेरी बीवी से जगह कोई भी नहीं ले सकता। और माहाना मैं उसको 12,000 खर्चा दूंगा अगर वो कभी नाराज़ होकर अपने घर भी चली गई तो, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि अगर उसके घर में कभी खुशी या गमी होगी तो उसको इजाज़त है कि वो अपने घर जा सकती है। ये क्लॉज किसने लिखवाया था, ये शर्त किसने लिखवाई थी? ये मेरे मामू ने लिखा। ये आपके मामू ने लिखवाई थी? जी जी। और इस पे आपके शौहर ने हमेशा अमल किया? 2 साल आपकी शादी जी जी माशाल्लाह रही। हाँ, वो मुझे छोड़ता था, वो जाने भी देता था आपको? जी, जी, जी। और ये पहले ही लिख दिया गया था कि वो आपका होगा? जी जी। आपको कितने दिन पहले आपके ससुराल वालों ने मारा और किस किस ने मारा? 15 दिसंबर शाम को 7:30 बजे। 15 दिसंबर 7:30 बजे। आप कहाँ पर थी? मैं घर में थी। अपने ही घर में थी या भाइयों के? या अपने शोहर के घर में थी। अपने शौहर के घर में, क्योंकि आप इद्दत में भी थी। जी जी जी। और वहाँ पर कौन कौन आया? वो मेरे 3 देवर थे। 3 देवर मर्द? जी जी। वो उसका दूध एक चौथा, फिर इसका रिश्तेदार शाहिद तपेदार था। शाहिद तपेदार, अदनान उनका अदनान। मामू का बेटा है। उनके मामू का बेटा। और 2 मेरी ननन थी, रुखसाना, रुखसाना, फहमीदा, फहमीदा जो आपकी नंद। 7 लोग। नौशीन। नौशीन, हाँ वो कौन है? वो भी नंद थी? हाँ, वो मेरे शोहर की कजन है वो। हाँ। अच्छा, ओके। जी जी ये 8 लोग आपके पास आए? जी जी। क्या बात की उन्होंने आपसे? उन लोगों ने बोला कि शादी करो, अगर शादी से इनकार करोगी तो फिर हम आपको निकाल देंगे घर से। मैंने कहा क्यों मैं निकलूँ, मेरे शोहर का घर है और वो मुझे लिख कर के दे गया है। फिर कहा कि अगर बात हमारी नहीं मानोगी तो फिर बस मुझे मारने लगे। किसी के हाथ में चाकू, किसी के हाथ में छुरी। तो पहले से ही तैयारी करके आए थे? जी 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 जी। वो उन लोगों ने बस जैसे ही मेरा शोहर गुजरा न वफात की तो उन लोगों ने बोला कि हम इसको निकाह करेंगे, हम इससे निकाह और करेंगे। निकाह किससे करवाना चाह रहे थे? वो आपका? मेरे देवर, वो शायद तपेदार जबरदस्ती कर रहा है कि अपने देवर तीनों से किसी एक को पसंद करो कि शादी करो। वो शादीशुदा नहीं है आपके नहीं, देवर? तीनों कुंवारे हैं अभी बेटे। वो बस मिल्कियत के पीछे पड़े हैं, वो मिल्कियत इकट्ठे करें, करोड़ी की मिल्कियत उसकी खुद की है। वो मेरे एक कमरे का घर है। वो भी मैंने मामू ने पहले मेरे शोहर को बोला कि अगर अलग जगह लोगे तो फिर हम लड़की देंगे, इस वजह से उसने अलग जगह ली। हम छोटा सा घर हम आपका वही दिखा रहे हैं जी जी। जिसमें आप खुशी से अपने शौहर के साथ रह रही थी। लेकिन अब मैं ये भी बात कर रही हूँ कि भाई मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि वो तो खुदा न खास्ता पता नहीं अपने भाई की डेथ का इंतज़ार कर रहे थे कि बस जैसे उसकी वफ़ात हो, और पता नहीं भाभी पे नज़र थी। जिन लोगों को इतनी शर्म नहीं कि भाभी जो है वो इद्दत में है, भाभी इद्दत में है, आप नामहरम मर्दों के साथ जाकर उसके घर पर जाके इद्दत में उस औरत को उठा के उसको मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जी शादी करो। नहीं करोगी तो हम आपको बुरा हाल करेंगे, आपको मार देंगे। ये क्या, इससे बुरा हाल क्या हो सकता था? आपको घर से निकाल इस सर पे चोट लग जाती कोई ऐसी जगह तो ये तो मर जाती। ये यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने? और यहाँ पे ये सारी ये तो छुरियों के कट्स हैं। जी जी जी। इधर बाहों में भी है बहुत से, बाजू पे। ओफ अल्लाह। आपके घर में कौन कौन था? आपके भाई या भाभी या भाई कोई? नहीं था। मेरी उफ, ये हाथ। मेरी एक बहन थी, वो भी बेचारी आंखों से दिखती नहीं है। मैं अकेली थी, मैं उन लोगों का क्या मुकाबला। तो मुझे लग जलाया है। नहीं, वो पट्टी करवाई है ना, उसका वो पूरा वो ऊपर गया है। ये देखें, ये पट्टी करवाई है। इसके वो छिलके जो बन जाते हैं स्किन पे, ये दिखाएं जरा। ये ब्लड नहीं है, मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये देखिए।
पड़ोसी आए, लोग आए, किसी ने बचाने की कोशिश की, या उन जालिमों में, दरिंदों में से कोई एक इंसान का बच्चा था जिसने कहा हो कि बस अब ये मर जाएगी, छोड़ दे? कोई इंसान का बच्चा नहीं था। मैंने चीखे लगाई, फिर वो दुकान वाले हमारे करीब है ना, वो आ गए। चीखी हो? जी जी। तुमने बुलाया है लोगों को? जी जी जी। वो मेरी बहन नाबिना है ना बेचारी, दरवाजे पे निकल कर वो उन लोगों को बोल रही थी कि आओ आओ, मेरी बहन को ये लोग मार रहे हैं। बस वो शायद तपेदार के ज़ोर पे है, वो उनका रिश्तेदार है ना, तभी उसका पैसे का बड़ा ज़ोर है। वो अपने आप को बड़ा समझता कि मैं। कितनी देर तक वो मारते रहे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा वो मारते रहे आपको? और फिर वो चले गए? फिर वो, और तुमने यही कहा कि नहीं करूँगी मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा मेरे शोहर के पास आते जाते नहीं थे, मेरे शोहर को इलाज के लिए पैसे नहीं देते थे। शौहर को ना पैसे देते थे, ना उसके इलाज में उसके साथ थे। जब वो बीमार थे तो आते जाते नहीं थे। तो तुम्हें वो भी तकलीफ़ है कि उन्होंने तुम्हारे शौहर का आखिरी दिन में साथ नहीं दिया? मैं अकेली थी। मैंने जब उन लोगों को बोला कि मेरे साथ कराची चलो, मैंने मिन्नतें की, उन लोगों को पाँव पड़ी, अपने देवरों को बोला कि पैसे हैं। मैंने कहा मेरे पास है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम था। मैंने कहा मेरे पास है। कहा है तो इलाज के लिए चलो कराची, वरना नहीं चलो। फिर मैंने बोरानी अस्पताल में इलाज करवाया। जी जी, 1 लाख 1.25 लाख मैंने उस पर लगाया। अगर वो नहीं बचा, उससे कोई बात की थी तुमसे? उसने कुछ कहा था? पहले बात करता था, फिर वो 8 दिन उसको होश ही नहीं था। और वो 8 दिन से पहले जो उसने बातें की उसमें वो क्या कहते थे? वो कहता था कि बस मैं नहीं बचूंगा, अभी मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है कि बस मैं मर जाऊंगा। मैं कहती कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप हो तो मैं हूँ। कहा नहीं नहीं। मैंने कहा पहले मैं मरूंगी। कहीं नहीं, मेरा कौन है आपके सिवा? मेरे भाइयों का हाल, बहनों का हाल देखती हो। मैं आपके सहारे हूँ, मेरे सहारे आप हो। मैं आपके हाथों में मरूंगा। मुझे कफन अपने पैसों से देना, मेरे भाइयों के पैसों से नहीं देना। मेरे शोहर को खत्मा नहीं दिलाया, कुछ भी मेरे शोहर का नहीं किया। वो लोगों को पैसे उधार देता था। वो बोल रहे थे जब 40 हुआ कह के हम लोगों से आपको पैसे दे कर दें, फिर अपने शोहर को खत्मा दिलाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा आप लोग फिक्र नहीं करो, मेरे पास क्या सगा भाई नहीं था या क्या था? सगे भाई थे। दुश्मनी थी? फिर सगे भाई थे, मगर खाने के लिए थे, देने के लिए नहीं था। वो इस कंडीशन में बेचारा बीमार था, इलाज अपना करा रहा था 8 माह। आधा बीमारी पे लगाता था, आधा इन लोगों को राशन दे घर में देता था। तब भी वो लोग आगे नहीं आए? नहीं, शादी का 1 सूट नहीं दिया भाई को, कुछ भाई को नहीं दिया, 1 गिलास पानी का नहीं दिया। और तुमने अपने शौहर के साथ सिर्फ 2 साल गुजारे बस, और आखिरी 4 महीने मतलब ये गुजरे। और फिर उसकी कुछ बीमारी में मतलब कोई 1 साल ही गुजारा होगा खुशी खुशी सेहतमंद और खुशी से। जी जी जी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ लॉयर्स और सारे लोग हैं, लेकिन मैं भाई से ज़रूर बात करूँगी कि कितने लोग अब इनको ताने देंगे,
कितने लोगों ने मना किया होगा, कितने लोगों ने कहा होगा बस चुप कर जाओ, कितने लोगों ने कहा कि कर दो शादी। यकीनन इस भाई ने भी बहुत तकलीफ बर्दाश्त की होगी। आज ये भाई जब लाखों लोगों के सामने बैठा है कि सिर्फ अपनी बहन के हक के लिए, और जो उसकी बहन के साथ किया गया है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हक और इंसाफ इसको मिलना चाहिए। कोई किस तरह इस तरह बेदर्दी से किसी को मार सकता है? वो 8 लोग, उनके पीछे सपोर्ट, और ये एक अकेला भाई। लेकिन आज पूरी आवाम, पूरी कौम इस भाई के साथ और इस बहन के साथ है। अब मैं देखती हूँ कि वो 8 लोग क्या करते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों से भी मुलाकात होगी। अब ये देखती हूँ तपेदार, क्या नाम है तपेदार का? शाहिद तपेदार। अब देखते हैं कि शाहिद तपेदार पे ये लोग कितना चलते हैं, कितना उड़ते हैं, कितने पढ़ लगते हैं तुम लोगों को। और ये सारी औरतें जो है ना, तुम लोगों से भी आके मैं मिलती हूँ, तुम लोगों से भी आके मैं बात करती हूँ। वाकई आज से ही कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन बद्दुआ तो नहीं दे रही, लेकिन दुआ ये कि बस किसी की आह से डरो और अल्लाह ना करे कि कभी तुम लोगों पे इतना बुरा वक्त आए। एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज समीना मेरे साथ मौजूद है, और 2 दिन पहले मैंने समीना की एक हम लोगों ने फुटेज देखी थी फेसबुक पर, जिसको बहुत ही बेदर्दी से मारा गया। और ब्रेक से पहले जो है वो समीना ने ख़ुद बताया कि 3 औरतें और 5 मर्द, 8 लोगों ने मिलकर उसको मारा, क्योंकि अगर जी शौहर की डेथ हो गई है तो अब तुम देवर से शादी करो, वरना हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। वो घर जो इसका हक है, जो इसका है, जो इसके शौहर ने इसको दिया है, जो निकाहनामे में भी लिखा है, जो हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मारना, इसका अजाला क्या है, इसको इंसाफ कौन देगा? इस तरह बेदर्दी से मारना, इद्दत में आके ना महरम मर्द या महरम मर्द उनके साथ आकर, तो क्या ये सही बात है? और इसकी एक बहन जो नाबीना बहन, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पड़ोसी आए, आधे घंटे तक इसको मारते रहे। 7 से ये हमारे पास आए, छुप के हमारे पास आए, क्योंकि वो अपने इलाके के लगता है बहुत बड़े बदमाश हैं। तो अगर तुम लोग इतने मेरे भाई बदमाश हो ना, और वो औरतें भी इतने बड़े बदमाश हो, नंबर मेरे पास तुम लोगों का नहीं है, वरना मैं कॉल करती। पहुँच तो मैं आप लोगों के पास आऊँगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आऊँगी। नंबर चल रहे हैं, आप लोग कॉल करें, हमसे बात करें अगर इतने बड़े बदमाश हो, क्योंकि अभी तो बहुत बातें हो रही होगी, पूरा ख़ानदान टीवी खोल के बैठा होगा। और यकीनन भाई को भी मारा गया 1 महीना पहले। तो भाई का मैं दिखाती हूँ वीडियो, हम आपको दिखाएंगे। जो हमने फेसबुक पे वीडियो देखी थी वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। आप मुझे बताएं कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। किस ने कहा पागल हो, बहन को टीवी पे लेके जाओगे, बहन को फेसबुक पे दिखाओगे? किस ने कहा? बहुत सारों ने कहा इज्जत का मामला है। इज्जत का मामला है, क्यों जा रहे हो? फिर आपने क्यों फैसला किया? मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर मैं चुपके चला आया। दिल क्या कह रहा था, दिमाग क्या सोच रहा था? दिल कह रहा था इनकी बात को छोड़ दो, अगर हक दिलाना है तो जाना पड़ेगा, देखो अगर हक नहीं दिलाना फिर बैठ हाथ बांध रहे। इस तरह आपको पता है कि आज आपके यहाँ होने से कितनी बहनों की इज्जतें, कितनी बहनों के हक जो हैं वो बच जाएंगे, कितनी बहनों को इंसाफ मिलेगा। बहुत सारी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मुझे पता है कि आपको बहुत सामान, मैं तो इंटीरियर से इनसे ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे पता है वहाँ पे क्या क्या जुमले बोले जाते हैं। शुक्रगुजार हमें ना आपके, जो हम अपने शो में शामिल किया आपने।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब अपनी बहन का ये हशर देखा, कितनी देर में आप पहुंचे थे बहन के पास? मुझे बहन ने फ़ोन की, भाई थाने पे जाओ, रिपोर्ट दो, मुझे मारा इन लोगों ने। मैं जैसे थाने पे गया, उधर एक शाहिद तबेदार, एक रियाज हुसैन खड़ा था वहाँ पे, मुझे पुलिस वालों के सामने मारा। फिर पुलिस वालों ने मुझे अंदर थाने में बिठा दिया। ये इंसाफ है? पुलिस उनके साथ मुलस्सिल। इसमें उनके साथ? जी हाँ। 1.5 घंटे के बाद मेरी बहन आई थाने पर, वो ब्लड बह रहा था। फिर पुलिस वालों ने सर्टिफिकेट बना के दिया, जाओ अस्पताल वाले गए, पट्टी वगैरह करवाई। 4 घंटे अस्पताल में थी मेरी बहन, ड्रिप वगैरह लगवाई, सर में चक्कर आ रहे थे, बहुत तबीयत ख़राब थी, 4 घंटे अस्पताल में थे। उसके बाद बोला सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट कल मिलेगा। फिर कल दूसरे दिन गया, फिर नहीं मिला। फिर तीसरे दिन गया, बोल रहे हमने दे दिया थाने पे जा रहा हूँ, वो बोल रहे हमें नहीं मिला है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, मेडिकल सर्टिफिकेट वो नहीं। और थाने वाले FIR नहीं काटवा रहे, अभी तक FIR नहीं कट रही, नहीं काट रहे। आईओ या कोई है शामिल 7 के? ये शाहिद तपेदार है ना, सियासी। क्या नाम है उसका? शाहिद तपेदार। वो सियासी ताकत, माली ताकत रखता है ना। वो बोल रहा है आप मेरा हुक्म नहीं मानोगे कुछ भी नहीं होगा आपका। हम 7 के थाने से किसी को कांटेक्ट करते हैं। आपका इलाका कौन सा है? सब्जवारी माला। IG सिंध से हम बात करते हैं जी, ठीक है। हमने IG सिंध को भी दरख्वास्त की से राब्ता करें। 7 का जो थाना जो है वहाँ पे राब्ता करें, जो IO है उनसे राब्ता करें कि FIR दर्ज क्यों हुई। आपका इलाका कौन सा आता है? सब्जवारी माला। सब्जवारी माला 7 शरीफ। ठीक है, तो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं। और आपको ये कट क्यों है? ये बस 1 माह पहले मारा था मुझे। इन्होंने मारा था? जी हाँ। और किस बात पे मारा था? इसी बात में, आप अपनी बहन को मनाओ, ज़बरदस्ती हमसे निकाह करें, नहीं करेंगे तो हम आपको बहुत तकलीफ नहीं, आपको देंगे, आपके मामू को देंगे, आपकी बहन को देंगे, घर से निकाल देंगे। कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ जी। बाप भी आप हैं, माँ भी आप हैं, माँ सरबरा आप हैं अपनी बहनों के? जी। 4 बहनें, 1 भाई हूँ। और 2 आंखों से नाबीन है, एक अपनों में दी हुई, एक घेरों में दी थी मामू ने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरी बहन का क्या हक बनता है, उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल IG सिंध से आज मेरा और आप सारे हुक्मरान जो सुन रहे हैं उनसे। क्या मेरी बहन को हक मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या पाकिस्तान के भाई और बहनें अपनी बहन के लिए, अपने इस भाई के लिए आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? अब आपने फैसला करना है। मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी ज़ात मौजूद करने का नाम है निर्णय तो उन घर में छा की मुर्सजे वारसन में संदस उन घर में घर वारी जो रहंदो। ओके, अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक फतवा भी मौलाना साहब ने दिया है, वो हमारे साथ मेरे पास मौजूद है। लेकिन मेरे साथ अभी बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। आपको जैसा जानते हैं कि समीना जो 7 शरीफ से छुपकर यहाँ पर आई हैं अपने भाई के साथ हिम्मत करके, क्योंकि वहाँ पे वो जो दरिंदे, वो जो दहशतगर्द रहते हैं उनसे बचकर, ताकि कोई हमें रोक ना सके, चाहे वो अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त जो अपनायत में रोकते कि यार तुम लोग ना जाओ, ये बात बाहर निकलेगी तो ये होगा तो वो होगा। लेकिन एक भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आज लाखों करोड़ों लोगों के सामने मौजूद है। बहन का क्या हक बनता है? हमारे यहाँ पर बहुत बड़े नामवर लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको मिलवाऊँ कि गज़ाला जावेद साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला आपा। बेटा, और हम कई बातें कह रहे थे कि गज़ाला आपा जब चाहे वो आप हो, मैं हूँ, XYZ कोई भी, हम वैसे ही हम बात कर रहे थे कि अगर आप मशहूर भी हैं, आपके पास फेम है, तो भी आप अपने लिए हक नहीं मांग सकते, तो बल्कि ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और स्पेशली अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जो बहुत ही फेमस है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं
इस बच्चे को सलाम करना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि ये लड़की जो है ये दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत है। बेशक इसका ससुराल इसके खिलाफ है, चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं अल्लाह ताला तुम्हारे जैसा बेटा हर माँ को दे, हर माँ को दे ऐसा बेटा कि देखिए भाई तो ज़रा बेटा है तो फिर बहनों का तो भाई होगा ना, और ऐसा भाई हर बहन को दे। वही इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि बेटा जो बेटा होगा तो वो फिर भाई ही बनेगा ना। बहुत आला बात। एक्चुअली ऐसा बेटा अल्लाह ताला कुल आलम को दे कि जो अपनी बहनों के साथ खड़ा हो, वरना तो ज्यादातर मेजॉरिटी मैंने ये चीज देखी है कि जब बहन रोते हुए आती है तो भाई धक्के दे के चल भेज देते हैं कि नहीं हमारी गैरत का सवाल है, मर जा, जो करते हैं कर दे, हमारे दरवाजे पे हाँ, बस अब तुम्हारी लाश आनी और चाहिए। ये भाई कह रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कादिर खान बंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शहरियार दाऊद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके आने का बहुत शुक्रिया और आपको बुलाने का भी मकसद ये था कि ताकि हम दोनों चीज़ें जान सकें कि भाई वसीयत और गिफ्ट और ये अब क्या चीज़ है। मुझे गिफ्ट और वसीयत में अब फ़र्क आप ही ज़रा बताइएगा कि क्या है। किसी से गन पॉइंट पे मैं लिखवाऊँ कि गिफ्ट लिखो, गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, तो ये भी हो सकता है। वसीयत की अहमियत वक्त के साथ क्यों ख़त्म हुई, ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो मैं आपसे पूछूंगी कानूनी तौर पर। और मेरे साथ हैं यहाँ पे महाजबीन जो लीगल काउंसलर है, और मैं चाहूँगी कि आप भी जो सवाल करना चाहें मेरी बहन से, मेरे भाई से, इनसे पूछना चाहें या फिर उन दहशतगर्दों और दरिंदों से बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं अभी भी कह रही हूँ हिम्मत है तो बेटा कॉल करो, अभी कॉल करो। वो कौन था तप्पेदार शाहिद, कॉल करो ना बेटा। एक औरत पे जाके हाथ उठा रहे हो, आज कॉल करो तो मानूंगी, फिर मैं मानूंगी कि मर्द हो वाकई तुम, फिर मानूंगी। अच्छा जी, हम आईजी सिंध जो है उनसे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें, बट ज़ाहिर सुबह का वक्त है, मुझे नहीं पता वो लोग जाग रहे हैं नहीं जाग रहे, फ़ोन उनके पास है नहीं है, साइलेंट पे क्या है मुझे नहीं पता। हम लोग SSP 7 जो है उनको भी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर वो हमारा शो देख रहे हैं, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें क्योंकि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं जो वीडियो हम लोगों ने देखी, जो हमारी टीम ने हम सब ने मिलकर वीडियो देखी, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, जिसके बाद हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप लोग आएँ। हमने इनसे बात की, हमने इनसे परमिशन ली, इन्होंने कहा बिल्कुल मैं अपनी बहन के हक़ के लिए, इंसाफ के लिए यहाँ पर आऊँगा। तो हो सकता है कई लोगों की नज़र से वो वीडियो ना गुजरी हो, तो वो वीडियो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। रियाज हुसैन, रियाज हुसैन, अदनान, फहमीदा, नौशीन, मुखे जायद हुसैन, मुखे मारियम, चुरिंजा, चुरिन साहल, शायद तपेदार, सब गिड़ी आया। रियाज हुसैन, ये छाता बढ़िया छाता तो ये मुझा देरन था। तव्हां जो घर वारो किथे आई है? मुझे घर वार डेथ थी। तव्हां जा ॿार घणा था? के बरना पुरस पंहिंजो जगह लिखी दी वालो सब। अच्छा, उन जगह मां कढण ला तव्हां की इहो कयो? जी जी, मुझे सोने, मुझे कपड़ा, मुझे जगह जा कागज, शायद तपेदार, रियाज हुसैन, प्याज हुसैन, अदनान, बैग मुझी जी कागज नि ठहल हुई, सब मुझे खड़ी वाला मुंह लपे ॾिनी, ज़ोरी मुखा खड़ी वाला जनाजे वक्त। ओके, ये वीडियो थी जो अभी ज़ाहिर हमने आपको ब्लैक एंड वाइट करके और ब्लर करके हमने दिखाई है। जब मैं देख रही थी या मेरी टीम, तो हम लोग लाइक लरस गए थे कि ये हुआ क्या है। मतलब ये किसी बेटी के साथ, और वो कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कागजात वो लेके गए घर के, जगह के। इस वक्त उस घर में कौन रह रहा है जो आपका घर था? जी, उस घर में अब कौन रह रहा है जो आपका घर था, जो है आपका घर? मेरी बहन रही। आपकी बहन वहाँ पर है। अच्छा, दोबारा वो अब नहीं आए? नहीं। इस वीडियो के बाद वो डरे हैं कुछ कि अब लोग वो अब लड़े, मतलब लड़े हैं दोबारा या डरे हैं या कोई धमकियाँ दी हैं? धमकियाँ तो दे रहे हैं, नहीं धमकियाँ क्या दे रहे हैं? नहीं छोड़ेंगे आपको, जगह खाली करवाएंगे, खाली करवा के रहेंगे आपसे, वरना शादी करवाओ बहन की, निकाह करवाओ हमसे ज़बरदस्ती। ठीक है। और ये फतवा जो है मेरे पास, ये फतवा जिन्होंने भी ये दिया है अब्दुल सत्तार कादरी साहब है, हज़रत मुफ्ती अब्दुल सत्तार कादरी साहब। उन्होंने ये कहा है कि ये जगह इस बहन की ही रहेगी। ठीक है,
सब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अगर आपने जैसे बात की, लेकिन एक आप औरत भी हैं तो मैं उस हवाले से बात करूँगी। आप इस पूरे केस पे, इस कहानी पे क्या कहना चाहेंगी? कोई सवाल जहन में आ रहा है जो आप भी शायद पूछना चाह रही हो? देखते हुए और इनकी बातें सुनते हुए एक सवाल मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि बहुत बड़ी बात है आना और इतने उसमें से निकल के, ख़तरे में से निकल के इस चीज़ को फेस करना, जिस इलाके से ताल्लुक है। इतनी हिम्मत किसी एक तबके में, किसी एक इंसान के अंदर या एक ग्रोह के अंदर आती कैसे है? वो कहाँ से लेकर आ रहे होते हैं ये हिम्मत कि वो किसी एक इंसान पे इतना शदीद तशद्दुद कर सके? वो तो सब बात की बात है ना कि कानून में इसकी क्या है, उनको क्या सज़ा मिलेगी या क्या होगा, मगर वो उठकर ये हरकत कर देना और धंधनाना उस पे, ताकत नहीं है एक्चुअली हैरत वो है मुझे। बेहिसी, बहुत लफ्ज और भी हैं जो मैं बोल नहीं सकती। बिल्कुल वो और वो है, पागलपन, वो ज़ाहिरा साइकोपन, वो लालच है कि जी हम इस औरत के ऊपर ये कर सकते हैं। ये लफ्ज में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने ही उनको आदत, ये परमिशन भी तो हम लोगों ने दी है ना, इसलिए कि इस तरह की ये एक बच्ची नहीं है, इस तरह की हजारों बच्चियां होंगी, लेकिन उनके भाई ऐसे नहीं है। वो भाई कंट्रोल करके नहीं जाना, ये करना, तो ये तो बाप भी हाँ, मैं कहती हूँ इस भाई का ये हिम्मत है कि जो यहाँ तक लेके और आए। मैं ये भी कहूंगी कि ऐसे शौहर भी नहीं होंगे जो ये शराइत लिख के जाएं कि मेरा घर मेरी बीवी का ही रहेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये हक महर में नहीं लिखा उसने, अलग शर्त में लिखा है कि मेरी बीवी का ही ये घर रहेगा और किसी का ताल्लुक नहीं रहेगा। और 12,000 अगर ये मुझसे नाराज होकर अपने घर पे जाती है तो 12,000 माहाना मैं इसको दूंगा। और एक और क्लॉज इसी पे लिखा हुआ एक और शर्त कि हाँ, अगर इसके घर में गमी खुशी होती है तो इसको पूरी इजाजत है कि अपने घर पे जाया करे। बहुत ये हाईलाइट किया हुआ हमने, आपके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सिंधी में लिखा हुआ है। अच्छा, अब शरीफ भाई मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी, मैं चाहूंगी कि हम दीन और उस पर आप फिर खुल के हमसे बात कीजिएगा। अगर ये हक महर के अलावा एक क्लॉज में लिखा गया कि आपने क्या शर्तें लिखवाई, जो मामू ने इनकी शर्त लिखवाई और जो कि बिल्कुल बाप की जगह पर है और शौहर ने लिखा भी, अब मुझे बताएं कि इस लड़की का हक क्या है, वो घर किसका है, कानून क्या कहता है? देखिए, एक तो जो निकाहनामे में जो क्लाज लिखे हुए हैं या जो खसूसी क्लाज है उसके तहत जो भी है वो तो पूरा उन्हें है। अब सवाल ये है जुल्म और बर्बरियत का कि न सिर्फ वो ये कहते हैं कि जायदाद दो, बल्कि तीनों भाई में पसंद करो, यानी वो दरंदे लाइन से खड़े और पसंद भी करो, ये भी इनके सामने। वो बकरे बन के खड़े हुए हैं ना, सारे बकरे बन के कि चूज करो हमें। अच्छा, उसके साथ साथ मैडम ने जो कहा वाकई सलाम के मुस्तहिक है। राशिद लाखू जो है ना, उनकी माँ बाप नहीं है, मामू ने इनको पाला है, 2 नाबिना बहनों समेत ये 2 बहनें। उसके बाद अभी जब मैंने बीच में पूछा तो उनसे, तो उनको बाकायदा जो शख्स इनका मामू है वो भी हाथ पाँव जोड़ रहे थे कि खुदा का वास्ता मीडिया पे ना ले जाओ, मेरे यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ उन गुंडों और बदमाशों से, तुम्हारा साथ कोई भी MP है, MNA है या वडेरा है, अगर है तो उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ। अभी तो तपेदार पे उड़ रहे हैं ना, शायद तपेदार पे उड़ रहे हैं। शायद तपेदार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होगी रेवेन्यू की, और रेवेन्यू में रिकॉर्ड इसके नाम पे ट्रांसफर करना होगा उन बदमाशों के नाम। जब उनको मारा गया तो साथ में वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, उसे मारा है। अब पता नहीं क्या उसकी मजीद क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो इतना जाके वो। अच्छा, फिर उसके अलावा जो जख्म आपने दिखाया थोड़ी देर पहले, ये तो सीधे साधा कत्ल करने की उनको प्लान था, यानी ये पूरे छीलना, यानी खुदकशी जो करते हैं, यहाँ वो काटते हैं तो ये खून निकल जाता है तो मर जाता है। फिर गले का जो हाल किया उसका, लेकिन उसके बाद बदमाशी ये है कि जो रशीद मुझे बता रहा था कि मैं थाने गया तो ये लोग थाने भी पहुंचे हुए और SHO के सामने मारा। तो मैं उस SHO से, उस बुज़दिल SHO को कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये सरकार ने जो वर्दी दी है तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं सिंध गवर्नमेंट से करता हूँ कि सबसे पहले उसकी वर्दी उतरवाओ उस जालिम SHO के, तुम्हारे सामने ये जुल्म हो रहा था और तुम बेगैरत आदमी उसकी शक्ल देख रहे थे। चलो उसको हम निमट लेंगे अल्लाह के फजल करम से। अब सवाल ये है, ये सारी चीज़ें, सबसे पहली बात क्या है कि इनकी FIR
इनकी एफआईआर सबसे पहली फुर्सत दर्ज क्यों नहीं हुई? भाई जब ये थाने गए और वो मौजूद थे, एसएचओ के सामने मारा, तो इनकी एफआईआर काटेंगे। तो क्या इस बात पे उसकी वर्दी उतर सकती है? मैं कहता हूँ जूते भी मारने चाहिए, वर्दी तो छोटी सी चीज है, लेकिन हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है। अब उसके बाद इससे बड़ी कामयाबी फिर कोई नहीं होगी। देखिए सनम, उसकी तो वर्दी उतरनी चाहिए। नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस शो के बाद मैंने उनको कार्ड दिया, मेरा बराबर में ऑफिस है। सबसे पहले तो एक दरखास्त में लिखूंगा एसएचओ के नाम पे, जो कि फार्मूलिटीज होती है। मुझे पता है कि वो खबीस इंसान काटेगा नहीं फायर। उसके बाद मैं पिटीशन दाखिल करूंगा, खुद अगर जाऊंगा। मैं आज इनके साथ जाके एफआईआर दर्ज करवाऊं, वहां पे कटवाऊं, वो तो सबसे अच्छा होगा, वो तो सबसे बेस्ट। अगर नहीं हुआ, इनके साथ जाऊंगी। अगर नहीं हुआ तो हम अदालत से कटवाएंगे, 22 के पिटीशन दाखिल करेंगे। लेकिन इनको काफी दिन हो चुके हैं, इसकी जख्म की, इसकी मेडिकल होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है मेडिकल में अगर जख्म ठीक हो जाए तो वो नहीं आते। तो मैं सीपीएलसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि शो के बाद उसको सीपीएलसी ले चलूंगा वहां उसकी मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल सबसे पहले होगा तो ये साबित होगा। तो सबसे पहले तो ये जायदाद मादाद, ये जबरदस्ती के रिश्ते तो बात की बात है, पहले तो ये जो जुल्म हुआ इसके खिलाफ उनकी आवाज उठनी चाहिए। मुझे ये कानूनन बताएं कि अगर शर्त तो लिखी गई है निकाह नामे में, ठीक है, घर किसके नाम पे है? वो जो घर आपका है वो किसके नाम पर है? देवरों के नाम पर है, आपके शौहर के करीम के नाम पर है? मगर उसमें लिखा है निकाहनामे में कि वो घर स्पेशली उसकी कंडीशन है कि उनको देंगे। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि अब मुझे बताएं कि वसीयत या फिर गिफ्ट की क्या अहमियत रही? अगर निकाहनामे में शर्त पहले से ही लिखी हुई है और शौहर की डेथ हो गई है, तो अब ये घर इस बीवी का बनता है या उसमें भाइयों का किसी का हक बनता है? 100% इनका बनता है, 100% इनका बनता है। और अगर वो जिस तरह बदमाशी करते रहेंगे, अभी भी ये जब घर छोड़ के आई है तो नाबीना बहन को वहाँ छोड़ के आई है, ये भी जहन में रख ले। अच्छा, उसके बाद ये तो बड़ा सा है, अगर फैमिली सूट की तरफ हम चले जाएं और ये सारे घर वगैरह, तो कोर्ट बाकायदा इसको डिक्री करके देगी, ठीक है। ये घर तो इनको हुआ, इसमें किसी बहन भाई का कोई सदार नहीं है। अब इसमें कोई वसीयत और गिफ्ट का कोई नहीं। इस वजह से ऐड करना चाहूंगी कि ये तो कहीं वसीयत और गिफ्ट की उस जुमरे में आता भी नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली, तभी ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बात तो खत्म हो गई। घर तो मेरी बहन का है, वो इस वजह से घर किसी के भी नाम पे हो, जब निकाहनामे में लिखा गया तो इनका हुआ। और अब ये ऑनियर हम बता रहे हैं कि इसको अगर कोई जानी नुकसान पहुंचा, इसको किसी भी तरह की कोई चोट या कुछ आई और भाई को कोई नुकसान पहुंचा, तो उसके जिम्मेदार वो सारे लोग होंगे जिनके 8 नाम गिनवाए गए, इंक्लूडिंग एसएचओ। और एसएचओ के, हाँ, एसएचओ भी उसमें शामिल होगा और जिम्मेदार आप हैं। अदालत ने वकील की प्रोटेक्शन की हिदायत दी है। हाँ, इनको मारा है, लेकिन अब इनको इनकी देखभाल भी आप लोगों ने करनी है कि कोई इनकी तरफ नजर उठा के देखेगा, जेल में आप जाएंगे, फंसेंगे आप लोग, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं शैला भाई सिर्फ एक सेकंड, मुझे पेपर्स दीजिएगा। ये कितने पेपर्स, ये क्यों है इतने पेपर्स? और अभी तक वज़ीर आला से ये दरख्वास्त वज़ीर आला से, जी हाँ, और ये इंसानी हकूक़ वफ़ा की वज़ीर, ये उनको भी ये दरख्वास्त की गई। जी, ये कागज देख रहे हैं, एक डीआईजी हक मांग, डीआईजी साहब को क्या कहा था? सेक्रेटरी कोई जवाब आया कहीं से? और ये सेक्रेटरी रेवेन्यू, ओके जी, और कोई जवाब कहाँ से आया? जवाब कहाँ से आया मुझे बताइएगा, दिखाएं मुझे, दिखाते जाएं, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, दिखाते जाएं। एंटी करप्शन, ओके जी, कोई जवाब आया? कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं आया। ये बताइए किस चीज का है? अजरा पलेचो, अजरा पलीजो वो मिनिस्टर हैं, कोई जवाब आया? कुछ भी नहीं, नहीं आया। आप लोग तो कहते हैं हम जवाब देते हैं और वोट लेते हैं, जवाब नहीं देते। ये हमारा हक है, आपसे सवाल करना हमारा हक है, आपका जवाब देना आपका फर्ज है हमें। ये किसका है? शीशन कोर्ट प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है, और यहाँ से प्रोटेक्शन मिला, वो ऑर्डर मिला। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुख्तार करने सर्टिफिकेट नहीं दिया, वारसी वाला एयरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, मरातू हासिल करने के लिए। ओके, तो इसका भी मतलब रिस्पांस आया नहीं मिला, इसका भी रिस्पांस नहीं आया। एक मिनट रुक जाए, सेशन कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिए प्रोटेक्शन का, क्या प्रोटेक्शन मिला? नहीं मिला, पुलिस ने नहीं दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया, प्रोटेक्शन नहीं मिला। कोर्ट के ऑर्डर को भी मतलब जो है वो पुलिस ने फॉलो नहीं किया। ओह वाव, जबरदस्त। और भाई मुझे ये दिखाते जाए,
अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो हमारा शो देख रहे हैं नहीं देख रहे, इमरान खान साहब हमारा शो देख रहे हैं नहीं देख रहे, पीटीआई शो देख रहा है या नहीं देख रहा, पीपल्स पार्टी हमारा शो देख रहा है या नहीं देख रहा, बाकी सारे लोग हमारा शो देख रहे हैं नहीं देख रहे, जो हमारे दरों पर आते हैं, हमारे गेट्स पर आते हैं वोट्स मांगने। अब इंसाफ हम मांग रहे हैं आपसे, आप हमें इंसाफ दें, हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारे भाई को इंसाफ दें। वो जो ये मुख्तार ने नोट लगा के दिया है शिव संजीवी के मुख्तार ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। हिम्मत क्यों आती है कि किसी के ऊपर इतना क्योंकि पता है ना कि कुछ होगा नहीं, इसलिए ये सारे और ये सारे पेपर्स किस चीज के, ये इनकी कॉपीज हैं, ये सारे पेपर्स किसी का जवाब, किसी पे अमल नहीं हुआ माशाल्लाह, किसी पे अमल नहीं हुआ। और ये मैं अखबार का हटा देती हूँ, हमारे सिंध का अखबार, उसमें ये सब आया था। और ये जो है ये सारे पेपर्स, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ये और इसमें निकाहनामा, इसमें सारी चीजें ये हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, तो सही, जो चीजें हैं ये आपको किसने वो गाइड किसने किया है आपको? क्योंकि ये बहुत सॉलिड किस्म की बातें हैं, पढ़ी लिखी बातें हैं, और ऐसी बातें मतलब हम जैसे लोगों के भी जहन में नहीं आता कि हम इधर अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन दे दें। जिनको पता है, जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, उनको क्या हासिल हुआ है? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ। बिल्कुल, इतना कुछ करने के बाद भी तभी तो उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो न सिर्फ हिम्मत, 31 तारीख का सेशन कोर्ट का प्रोटेक्शन का ऑर्डर है और 15 तारीख इनके ऊपर अटैक होता है, ये भी देख लें। शहरयार भाई, आप काफी देर से बात करना चाहते हैं, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी और फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं जब से शो देख रहा हूँ कि इसको अभी ये इद्दत में है, इद्दत में है कि नहीं? अभी खत्म हुई है, खत्म हो गई ना इसकी इद्दत, ठीक है ना। तो एक औरत के साथ जब आप इस कदर जुल्म कर रहे हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि आप खाली दुनिया में ही रहेंगे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे, हमारी तरफ पलट कर आओगे नहीं? जो कोई जितना जुल्म करता है फिर वो उतने ही जुल्म के लिए भी तैयार भी रहे। अब रही बात ये कि इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ इन तीनों बकरों में से देख लो किसके साथ तुमने निकाह करना है। इसका वो हक जो इसके शौहर ने इसको दिया, इसका बुनियादी इंसानी, माशरती, मुमलिकती और शरई हक था जो उसके शौहर ने इसको दिया। अल्लाह उसको गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नत में उसके दर्जात बुलंद फरमाए। जिन्होंने ये सोचा, जैसे आप लोग ये सवालात कर रहे थे कि जी वसीयत, याद रहे वसीयत वही है जो बंदे ने ज़िंदगी में कर दी और जायज़ की, नाजायज़ नहीं। एसएचओ साहब हमारे साथ हैं लाइन पर। एसएचओ साहब का नाम क्या है? अयूब साहब हमारे साथ हैं कॉल पर, एसएचओ 7। अस्सलाम वालेकुम सर, सनम बलोच बात कर रही हूँ। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या अभी आप फ्री हैं? हेलो, अभी आप फ्री हैं? आप मुझसे बात कर सकते हैं? मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं किसी मुश्किल में फंसी हुई हूँ। रास्ते में बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आ रहा हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बहन पे बहुत जुल्म हुआ है, मेरी बहन को बहुत बेदर्दी से लोगों ने मारा है। मैं खुद मीडिया से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आपके अलावा कुछ समझ नहीं आया मैं किससे बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद सिंध से ताल्लुक रखती हूँ। इंटीरियर सिंध में मेरी बहन 7 में रहती है और उस पे लोगों ने 8 लोगों ने तशद्दुद किया है। तो प्लीज आप FIR दर्ज कर लेंगे, मैं किसी को भेज दूं? हुक्म करें, क्या करना है, हुक्म करें। अब जी बस हुक्म ये है कि समीना नाम है मेरी बहन का, ठीक है, और 8 तपेदार शाहिद ने मिलकर और उस मेरी बहन के देवर जो है उन्होंने और नंदों ने मिलकर और कजन्स ने मिलकर उसको बहुत मारा है, चाकू छुरियां सब इस्तेमाल किए हैं। बस आपने FIR दर्ज करनी है। यार ये कि उसका आपस में सुलह हो गया है, वो लड़कियां आपस में लड़ी थी, इसका अच्छा, अब आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया? वो घर में रहती है, उसका लड़कियां उसके घर में आई थी। यानी आपको केस पता है? आपको केस पता है? तो मेरी बहन की FIR दर्ज होनी थी, वो फौरन आपने कहा हुक्म करें, लेकिन समीना उसको मेडिकल लेटर दिया था, उसने खुद FIR दर्ज नहीं करवाई। एक सेकंड आप हमारे साथ कॉल पे रहें, एक सेकंड कॉल पे रहें, बात करें। जी SHO साहब, ये सुलह किस लिए हुई है? इन्होंने अटेम्प्टेड मर्डर किया है, इनके ऊपर ऐसे वार किए हैं कि वो उनकी जान जा सकती थी। ये कौन सा ऑफेंस है जिसमें इन्होंने आपस में सुलह आप कह रहे हैं कि कर लिया?
ऐसे ऑफेंस में सुलह तो नहीं हो सकती है। लेकिन है कौन जिससे सुलह करे? कि आपस में सुलह कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, सुलह हुई नहीं, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? अच्छा मैं सवाल करता हूं, एसएचओ साहब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? जब ये आए थे आपके पास तब तो सुलह नहीं हुई, तब तो एफआईआर दर्ज होनी थी ना। सनम मैं सवाल करता हूं, एसएचओ साहब। जी 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 जी, ये हमारी बहन बैठी हुई है, बाढ़ में जाए सुलहनामा, बाढ़ में जाए ये बदमाशी, एफआईआर काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो? बता दो पूरा आवाम के सामने, नहीं तो हमें अदालतें आती है, हाई कोर्ट, सेशन कर सब जाते हैं। आपको प्रोटेक्शन मिला है, सुन ले गौर से सुन ले, आपको 31 तारीख को सेशन कोर्ट ने इनके प्रोटेक्शन को ऑर्डर दिए हमारे पास, आपने अमल किया, आपको तौहीन अदालत में नहीं आना चाहिए। मेरी बात सुने, जब ये खुद एफआईआर दर्ज कराएगी हम करवाएंगे, फरियाद ये है। अरे भाई ये लोग आप गए थे, नहीं है इनके सामने मारा इनको, एसएचओ के सामने मारा इनके सामने, एसएचओ साहब थे वहाँ पे, हाँ मौजूद थे। अब प्लीज, अच्छा ये मंतुकिल साहब आपने पढ़ा जी, हम लोग वापस आ चुके हैं, सॉरी हम थोड़ा सा लेट आए, वो टीम का कोई मसला हो गया था तो इस वजह से हम कुछ हमें ब्रेक लंबा लेना पड़ा, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। यहाँ पे जो है वो समीना हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सरवर जी मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप खुद एक औरत हैं, एक औरत का दर्द, तकलीफ़, ज़ख़म आपको नज़र आ रहे हैं, आप क्या बात कहेंगी और शरीयत के हिसाब से ये कहाँ स्टैंड करती है, इनका क्या हक़ है? औलाद नहीं है, शौहर की डेथ हो गई है, निकाह नामे में शर्त लिखी हुई थी कि घर मेरी बेगम का ही होगा, लेकिन क्या डेथ के बाद वो डिवाइड हो जाती है और इस तरह मारने पे क्या वो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से इतने सारे एक्सपर्ट्स ने इतनी अच्छी अच्छी राय दी हैं कि मैं इसके बाद क्या बोलूं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ इस बात की है सनम कि जब कहीं पर कोई जुल्म नज़र आता है, बर्बरियत नज़र आती है, सफाकी नज़र आती है, तो वहाँ पर सबसे पहले लोग इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहते हैं। इस्लाम तो औरत को इज़्ज़त देता है, एहतराम देता है, मकाम देता है, मर्तबा देता है। कैसे ये मुमकिन है कि इस्लाम किसी जुल्म या बर्बरियत का साथ दे सके? बिल्कुल, इस्लाम कंडेम करता है, नफ़ी करता है, किसी भी जुल्म या बर्बरियत में हम किसी भी जालिम का साथ दे ही नहीं सकते हैं। इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त, वो एहतराम, वो मर्तबा, वो मकाम अता किया, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में है, लेकिन उसके पूरे राइट्स इस्लाम में मौजूद हैं, उसको पूरी इज़्ज़त। जी मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क पता है, पर बात वो है कि हम अमल नहीं करते। आप हमसे भी पूछेंगे ना, हम कहेंगे झूठ बोलना बुरी बात है, पता है किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर, लेकिन फिर भी हम गीबत करते हैं। हमें ये सब पता है कि अच्छा बुरा दीन क्या कहता है, लेकिन हम अमल नहीं करते। अमल इसलिए नहीं करते सनम कि हमारे पास तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। आप जिस जगह की बात कर रही हैं वहाँ तो मुझे यकीन है कि तालीम भी नहीं होगी, लेकिन जो तालीम ऐसे लोग भी तो हैं। देखिए नहीं, मैंने अभी भाई की क्वालिफिकेशन पूछी, माशाल्लाह भाई बीकॉम है और भाई ने सबसे लेकिन पढ़े लिखे जाहिल लोग आपने नहीं देखे, पढ़े लिखे लोगों को आपने हक मारते मैं यही बात अर्ज करना चाहती हूँ। जितने पढ़े लिखे जाहिल खतरनाक होते हैं, जितने पढ़े लिखे खतरनाक जाहिल होते हैं ना, उतना कोई जाहिल। ये शऊर की बात है, ये इंसानियत की बात है, और तरबियत एक ही वालिदैन ने तरबियत की हुई होती है। कोई एक क्या निकलता है, कोई एक बच्चा क्या निकलता है, ये भी हमने देखा है। देखिए हजरत नूह के घर में भी उनका बेटा था जो कश्ती में सवार नहीं हुआ। देखिए बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, इद्दत में वैसे भी औरत पे हाथ उठाना, आप मुझे बताइएगा औरत पे हाथ उठाने की सज़ा आखिरत में क्या है, और ऊपर से इद्दत में नामहरम मर्द, देवर, औरतें आके मार रही हैं एक बेवा को, तो उसकी आखिरत में सज़ा क्या है? देखिए अब इद्दत में औरत है या नहीं है, किसी भी सूरत हाल में, लेकिन मैं तो इद्दत की तो एक्सट्रीम दे रही हूँ, तो हाँ किसी भी हालत में किसी भी, और जैसे मजालिम इनके साथ हुए, जो जख्म इनके, मेरी तो रूह कांप गई है देखकर उसका तो। अच्छा, और जो आपने अभी बात की थी ना, मैं उसमें से एक नुक्ता ज़रूर उठाना चाहूँगी कि ये जो भी सूरत हाल नज़र आ रही है उसकी बुनियाद लालच है। लालच है, अगर लालच तमा इनके दिलों में ना होता तो ये इस कदर इंतहाई इक़दामात पे ना उतरते। और ये जैसा भी मेरी बहन ने, प्यारी बहन ने बात की, लालच और लालच से बढ़कर है गंदी बुरी नजर भाभी पर। एक बात ये मैं पूछना चाह रहा था कि भाई शादी करो,
सुने, ये तो गंदी बुरी नजर है ना, मतलब भाई जब था तो भी इस पे नजर होगी। आप उस माशरे पे क्या बात कर रही हैं कि जहाँ पर एक 60 साल का बाप अपनी 10 साल की बेटी के बदले में शादी कर लेता है, तो वो तो फिर बेवा भाई की, कि भाई का घर, भाई की बीवी हमारी प्रॉपर्टी, देखें हमारे पास ही आए। देखें मैं ये सवाल ये करना चाह रहा था कि जब ये इद्दत में थी उस वक्त भी इसको निकाह का पैगाम दिया ना उन्होंने कि जी भाइयों में से पसंद करो, शुरू से करे ना, नहीं भाइयों पहली तो बात ये है, हाँ उस वक्त से ना, जैसे लेकर आ रहे थे तब से ना, उस वक्त से। मेरी बात सुने, आपने सजा पूछी है, आपने सजा पूछी है। इद्दत के दौरान औरत को निकाह इशारतन किनायतन निकाह का पैगाम देना भी हराम है, चाहे कि पूरा बोला जाए कि जी इस भाई से शादी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अरे मुफ्ती साहब, ठीक, ऐसे बदमाशों को इस्लाम का क्या पता। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा एक सेकंड, एक आयत है, हदीस है, मुझे बताइएगा लारे, हम वो रेफरेंस निकाल रहे हैं, मे बी मैं ज़ाहिर है आप लोगों से बढ़कर तुम्हें सही नहीं हो सकती, आप मुझे बताइएगा कि क्या इद्दत में औरत को पैगाम पहुंचाया जा सकता है या नहीं। वो बताइएगा कि हमने कुछ टाइम पहले शो किया था, तो हमने इद्दत और इस पे तो शायद आयत या फिर हदीस कोई निकली थी जिसमें ये था कि आप पैगाम पहुंचा सकते हैं। नहीं, अब ये बताएं कि वो मैं आपको इसके मिसकंसेप्शन हम इसको क्लियर कर दें। दौरान यानी जब वो इद्दत गुजार रही हो, हाँ, तो मुतलकन वाज़े हुक्म मौजूद है शरीयत का कि आप उसको निकाह का पैगाम नहीं दे सकते। ओके, ठीक है, ना सरीहन यानी और खुलकर, ना इशारतन, ना ये हदीस में है ना ये आयत में। नहीं हदीस मुबारक है, मतलब मना किया गया है कि जो हदीस जो हो इद्दत में खातून हो उसको निकाह का पैगाम नहीं दिया जा सकता। अगर जो पैगाम पहुंचा रहा है, हाँ, जो बात करें, उसकी कोई सजा आखिरत सजा ये है कि एक काम हराम है, एक हराम है, तो उसको तो हराम की सजा तो यही है कि उसको सजा मिलेगी। अब वो अल्लाह ताला पर है कि वो अल्लाह ताला उसको क्या सजा देता है। जैसे जिसने अपनी आंख को हराम से भरा, अल्लाह ताला उसको पिघले हुए शीशे से भरेगा। जो यतीमों का माल खाता है, कुरान की आयत है कि वो अंगारे खा रहा है, अपना पेट वो अंगारों से, आग से, हराम से भर रहा है। तो हराम जहां हो जाता है ना, वहां पर फिर खैर नहीं आती, जहां हराम हो जाता है वहां फिर खैर नहीं आती। अब ये पूरे इस केस को अगर हम समराइज करें तो यहाँ पर मुस्तकिल वो एक कवाली थी ना, वो नुसरत ने कहा था कि ओथे अमला ते होने ने नबेड़े किसी ने तेरी जात पूछनी, कि क़यामत के दिन हुकूकुल्लाह पर ठीक है होगा, लेकिन मेरा मानना ये है हुकूकुल इबाद पर होंगे मामलात, आपका फैसले हुकूकुल इबाद पर होंगे। आपने जब बंदों ने बंदों के हुकूक को गस्ब किए होंगे, अल्लाह नहीं माफ करेगा बिल्कुल तब तक जब तक ये वो बंदा खुद ना माफ कर दे। अच्छा सनम, इस मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, वो शायद इन्होंने मुझे वो रेफरेंस भेजा है, तो मैं टीम ने वो सनम रेफरेंस के साथ साथ ये है, किसी और के फोन पे भेज, रेफरेंस के साथ साथ ये है, एसएचओ से आपने बात कर लिए, समा की टीम और ये पूरा पैनल हम इनके साथ है, इनके कानूनी मुआवनत के लिए, ये इनको जेल के सलाखों में बंद करने की, इन बदमाशों को और ऐसे लोगों को जो थाने में एसएचओ बन के बैठा है उनको यहाँ से हटाने का, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि इस तरह जुल्म देके और गुंडों का साथ दे दे। ये कुरान मजीद में है, आयत ये आयत, हाँ आयत, ये पढ़े, ये क्या है? बिल्कुल ऊंची आवाज, जुनाह अलैकुम, मैं इसका तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, और तुम पर इस बात का कोई गुनाह नहीं कि दौरान इद्दत भी इन औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दे दो, या ये ख्याल अपने दिलों में छुपा कर रखो, अल्लाह जानता है कि तुम अनकरीब इनसे जिक्र करोगे, मगर इनसे खुफिया तौर पर भी ऐसा वादा ना लो सिवाय इसके कि तुम फ़कत शरीयत की रूह से किनायतन यानी इशारतन किनायतन मारूफ बात कह दो, और इस दौरान अक़द निकाह का पुख्ता आज़म ना करो यहाँ तक कि मुकर्ररा इद्दत अपनी इंतहा को पहुँच जाए, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता है, इससे डरते रहा करो, और ये भी जान लो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा इल्म वाला है। अब ये देखिए इसमें तो है, अच्छा बिल्कुल है, मैं अब आप इसको क्लियर कर दूं, कुरान की बात, बिल्कुल कुरान की बात है। आपने कहा कुरान में ये हराम है, नहीं मतलब मैं आपको हदीस मुबारका का रेफरेंस दे रहा था, कुरान ने क्या पास किया है, इंसान है मना किया गया। अब इसमें जो इशारतन की बात है ना, अब जैसे कुरान मजीद की आयत है कि कुरान ऐसी कोई बात हम लोग गलत आगे हुक्म कुरान मजीद में कि तुम पैरों का भी मसा कर लो, लेकिन इससे पहले वाले जो आयत है ना, इसमें ये उर्फ़ इल्लत होते हैं और ये अरबी की ग्रामर होती है, उसको देखना पड़ता है, ये जो धोने वाले के ज़िम्न में आता है ये। अच्छा एक और है, ये भी पढ़ लें, ये इद्दत के हवाले से है।
अगर तुम इस बात पर कोई गुनाह नहीं के दौरान इद्दत भी औरतों को इशारतन, देखे इसमें इशारतन कहा गया है उस औरत से, हाँ ये वही है, इससे ये नहीं कहा कि जी तुम मुझसे वादा ले लो कि जी तुम जैसे इद्दत पूरी करोगी तो तुम मुझसे निकाह करोगी। नहीं ये जुल्म है, ये मना किया पैगाम भिजवा सकते हैं, इशारतन कनायतन, और वो भी उसमें कि जब आपको पूरा यकीन हो कि आप शादी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एवं भिजवा दिया बाद में वो मूड चेंज कर दिया। इसमें ये भी है कि इद्दत भी दो किस्म की होती है, एक तलाक की होती है, तलाक की और वफात की हो जाए। उसमें तलाक की इद्दत में होता ये कि वो टाइम होता है कि औरत शायद रिकंसिलिएशन के बारे में सोचे, लेकिन अगर कोई और प्रपोज कर दे तो नहीं। मगर एक सवाल ये पैदा होता है, ये 3 जानवर जो लाइन से खड़े हैं कि हम में से तीनों में पसंद करो, तो ये तो उनकी मर्जी के ऊपर है कि वो उसको पसंद करें या ना करें। और ये इस तरह जबरदस्ती तो नहीं है ना वाली बात भी नहीं कि आप घर पे हमला करो, उसको कत्ल करने की पूरी तैयारी करो, जायदाद अड़प करो। इद्दत में तो औरत को पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। औरत तो फूल की तरह नर्मो नाजुक है और इस्लाम उसको पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि अपने नानो नफ़क़े यानी अपने कसब माश के लिए भी घर से बाहर निकले। आज अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और हमने जो जायज़ बात है वो भी की, पैगाम पहुंचाना, ठीक है, उस पर हमने वो बात भी कर ली कि आपने कहा ना हराम, तो मैंने कहा चलो इसको भी क्लियर कर देते, ये तो चलो उनकी फेवर में बात जाती, लेकिन अब जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर हक और सच की बात करने बैठे, जो बात गलत थी वो भी हमने की कि नहीं यार चलो ठीक है ये बात नहीं है। वही बात शराफत से अगर वो शायद कर लेते तो शायद भाई भी मान जाता, शायद ये लोग अपना इरादा चेंज कर लेते। इसका मतलब ये कि लड़की ने इनकार किया। जस्टिस को कहूंगी कि इस पे आपने एक्शन लेना है। ये समझे कि सारी बेटियों का, पूरे मुल्क की बेटियों का आपसे ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस पे, ताकि हमारे हक ना मारे जाएं, हमारे हक ना खाए जाएं, हमें इंसाफ मिले, हमें इस तरह ना मारा जाए। कोई हमें मारने से पहले, हमारा हक खाने से पहले 1000 मरतबा सोचे। और चीफ जस्टिस साहब ये सिर्फ आप कर सकते हैं। इस वक्त हमारी उम्मीदें आप ही से हैं। भाई का मुकदमा है, भाई लड़ रहा है अकेला, लेकिन हमें हमारी हुकूमत की ज़रूरत है और उनका फ़र्ज़ है कि वो हमारा काम करे। जब हम उनको वोट देते हैं तो हम उनसे अपने हक मांग सकते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अपील करता हूं बिलाल साहब जरदारी को जी, और आसफ जरदारी को, मुराद अली शाह को, IG सिंध को जी, मैडम फरियाल को कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझसे इंसाफ किया जाए। मैं अपील करता हूँ बार बार। यकीनन हम साथ हैं, हमें हुक्म करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपसे अपील कर रहे हैं। बात ये आपको इंसाफ चाहिए, आपने सुलह नहीं की, क्या सुलह करने का कोई इरादा है? कुछ भी नहीं। नहीं, आपको सिर्फ अपनी बहन का हक और वो चाहिए। अच्छा, एक बात क्लियर कर दें कि ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई कि आप सुलह करें या ना करें। ये जो कुछ भी आप बात करें आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि यहाँ पे, और आप आए भी अपनी मर्जी से। बिल्कुल। और सिर्फ आप बताएं कि समीना तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे वारसी सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैं अपने पेशेंट के कागज़ बनवाऊँ, वो मुझे नहीं दे रही। और इन लोगों से निजात चाहिए, ये मुझे लोग ना तंग करें, या आपको तंग ना करें, आपको इंसाफ चाहिए, आपको इनसे निजात चाहिए। और पेंशन जो आपकी शाहिद तपेदार भाई, वो औरतें आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। और SHO साहब ने कहा कि वो FIR दर्ज करेंगे और इंशाअल्लाह जिस तरह आपने इनके घर में घुस के इनको मारा, हो सकता है कि हम भी आपके घर में घुस कर इसी तरह आ जाए। खुदा हाफिज, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। लेकिन शायद तपेदार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमें कॉल कर सकता। खुदा हाफिज, और बहुत जल्दी शायद तपेदार से मुलाकात होगी, बहुत जल्दी।